साल 1947 की कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं है। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलुओं की कहानी है। एक तरफ बंटवारे की एक भयानक, दर्दनाक त्रासदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एकीकरण का एक ऐसा चमत्कार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ हो रही थीं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बंद कमरे से। सोचिए, अगस्त 1947 का महीना है और एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रैडक्लिफ उस कमरे में बैठे हैं। एक ऐसा इंसान जो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं, जिसे यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उसके हाथ में एक नक्शा और एक पेंसिल थी, और उस पेंसिल से खींची जाने वाली बस एक लकीर 2 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिखने वाली थी। तो आज हम उसी लकीर की कहानी को समझेंगे और साथ ही उस राष्ट्र के निर्माण की कहानी भी, जो उस लकीर के दोनों तरफ बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बनाया गया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये असंभव सी लगने वाली लकीर खींची कैसे गई? इसकी जड़ में थी अंग्रेजों की जबरदस्त जल्दबाजी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो एक ऐसे बारूद से भरे जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका बस एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। और ये जल्दबाजी कितनी थी, जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 3 जून को माउंटबेटन ने बंटवारे और 15 अगस्त की आज़ादी का ऐलान किया। सर रेडक्लिफ 8 जुलाई को पहली बार भारत पहुंचे, और उन्हें इस विशाल उपमहाद्वीप को बांटने के लिए डेडलाइन क्या मिली? 15 अगस्त, मतलब मुश्किल से 36 दिन। सोचिए जरा, 36 दिनों में एक मुल्क का बंटवारा। अब कागज पर बंटवारे का फॉर्मूला बड़ा सीधा साधा लग रहा था। जिन जिलों में मुसलमान ज्यादा हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जहां हिंदू सिखों की आबादी ज्यादा है वो भारत का हिस्सा बनेंगे। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन ये सादा सा सिद्धांत जमीनी हकीकत से कोसों दूर था, और बहुत ही जल्द ये बात साफ होने वाली थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाहौर। यहाँ मुसलमानों की आबादी हिंदुओं और सिखों से थोड़ी ही ज्यादा थी, लेकिन शहर की पूरी अर्थव्यवस्था, ज्यादातर संपत्ति, कारोबार, सब कुछ हिंदुओं और सिखों के हाथ में था। अब रैडक्लिफ के सामने दुविधा थी, आबादी देखें या अर्थव्यवस्था। आखिरकार उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया, शायद ये सोचकर कि नए बन रहे पाकिस्तान के पास भी कोई बड़ा शहर होना चाहिए। लेकिन इस एक फैसले ने लाखों हिंदुओं और सिखों को रातों रात बेघर कर दिया। और देखिए, बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, हर चीज का बंटवारा हो रहा था। सरकारी फाइलों से लेकर लाइब्रेरी की किताबों तक, टाइपराइटर से लेकर दफ्तरों में लगे छत के पंखों तक। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड से मंगवाई गई 60 बत्तखों का बिल भी इस बहस में फंस गया कि ये पूर्वी बंगाल की हैं या पश्चिमी बंगाल की। लेकिन ये तो सब कागजी बातें थीं, चीजों का बंटवारा था। इस बंटवारे का लाखों आम इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। रैडक्लिफ की खींची एक लकीर, और नतीजा, लगभग 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर अजनबी बन गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक विस्थापन था। लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे देश की तरफ चल पड़े थे जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। और इस पूरी कहानी में सबसे अजीब बात यह थी कि माउंटबेटन ने बाउंड्री के फाइनल रिपोर्ट को 17 अगस्त तक, यानी आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद तक सबसे छिपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर सच सामने आ गया तो आज़ादी का जश्न फीका पड़ जाएगा। इसका नतीजा, करोड़ों लोगों को 15 अगस्त के दिन ये पता ही नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में, वो किस देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसी अनिश्चितता और डर ने भयानक हिंसा को जन्म दिया। इसका सबसे खौफनाक चेहरा उन घोस्ट ट्रेन्स यानी भूतिया ट्रेनों में दिखा, जो लाशों से भरकर सीमा के आर पार पहुंच रही थी। ऐसी ही एक ट्रेन की दीवार पर चौक से लिखा मिला था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारा आज़ादी का तोहफा है। सोचिए, नफरत किस हद तक पहुंच चुकी थी। एक तरफ जहां पंजाब नफरत की आग में बुरी तरह जल रहा था, वहीं कलकत्ता में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि शायद कोई और रास्ता भी मुमकिन था। पहले पंजाब की हालत देखिए। वहां शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी। लेकिन 2 करोड़ विस्थापित लोगों की उफनती भीड़ के सामने ये संख्या कुछ भी नहीं थी। ये फोर्स हिंसा को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। अब आइए कलकत्ता। यहां के लिए कोई फोर्स नहीं थी। माउंटबेटन जानते थे कि अगर कलकत्ता में हिंसा भड़की तो कोई सेना उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से एक बड़ी अजीब सी गुजारिश की। उन्होंने कहा, आप कलकत्ता में मेरी 1 मैन बाउंड्री फोर्स बन जाइए।
एक अकेला इंसान पूरी फौज के बराबर। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने शांति कायम करने के लिए दो बड़ी शर्तें रखीं। पहली, नोआखली के मुस्लिम नेता ये वादा करें कि वो वहां हिंदुओं की हिफाजत करेंगे, और दूसरी, बंगाल के प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी, वही सोहरावर्दी जिन्हें कई हिंदू पिछली हिंसा का जिम्मेदार मानते थे, वो गांधी के साथ बिना किसी सुरक्षा के एक टूटे-फूटे घर में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। कुछ दिनों तक तो शांति रही, लेकिन फिर हिंसा भड़क उठी। तब गांधी जी ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन। 73 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। शहर के बड़े बड़े दंगाई गुटों के नेता गांधी जी के पास आए, अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपने हथियार उनके पैरों में रख दिए। इसे ही कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। तो एक तरफ बंटवारे की ये आग थी, और इसी के साथ साथ नए नवेले भारत के सामने एक और पहाड़ जैसी चुनौती मुंह बाई खड़ी थी। ये चुनौती थी रजवाड़ों की। उस समय भारत की सीमाओं के अंदर एक दो नहीं, 10-20 नहीं, पूरी 565 अलग अलग रियासतें थीं। छोटे बड़े राज्य जिनके राजा नवाब अंग्रेजों के जाते ही अपनी अपनी आज़ादी के सपने देखने लगे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखेगा, जिसमें 500 से ज्यादा छेद होंगे। एक ऐसा देश भला कैसे टिक सकता था? तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाने का ये विशाल, लगभग असंभव काम सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबैटन की तिकड़ी ने अपने कंधों पर उठाया। उनकी रणनीति में 3 बातें शामिल थीं। पहला, पर्सुएशन, यानी मनाना। राजाओं को प्रस्ताव दिया गया कि वो अपने खिताब, अपने महल और प्रिवी पर्स यानी एक सरकारी भत्ता रख सकते हैं, बस अपने राज्य का विलय भारत में कर दें। दूसरा था प्रेशर, यानी दबाव। माउंटबैटन, जो खुद ब्रिटिश राजघराने से थे, उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल कर राजाओं को समझाया कि अलग रहने में कोई भलाई नहीं है। और तीसरा, जहां प्यार और दबाव काम ना आए, वहां बल प्रयोग की धमकी भी तैयार रखी गई थी। जूनागढ़ की कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है। वहां के नवाब साहब मुस्लिम थे और कुत्तों के बेहद शौकीन, लेकिन उनकी 82% आबादी हिंदू थी। नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल ने फौरन सेना भेजकर जूनागढ़ को घेर लिया। नतीजा, नवाब साहब अपने प्यारे कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। बाद में वहां जनमत संग्रह हुआ और 91% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन एक रियासत का मसला ऐसा उलझा कि वो आज तक एक अधूरी विरासत, एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, और वो है कश्मीर। कश्मीर का मामला जूनागढ़ का ठीक उल्टा था, एकदम आईने की तरह। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था, आबादी हिंदू। कश्मीर में शासक हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और तो और इसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से लगती थीं, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। महाराजा हरि सिंह का सपना तो एक आज़ाद कश्मीर का था, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घबराकर महाराजा ने 26 अक्टूबर को भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना हवाई जहाज़ों से श्रीनगर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया। आखिरकार 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया और युद्ध विराम कराया, जिससे सीज फायर लाइन बनी, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो ये है 1947 की दोहरी तस्वीर। एक तरफ बंटवारे का वो घाव जो आज भी रिश्ता है, और दूसरी तरफ 565 बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाने का वो महान चमत्कार। जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो 1947 की हमारी समझ कैसे बदल जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था।